ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। बजट जो डॉक्यूमेंट होता है और जो दिन होता है उस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो एक बड़े एम्बिशियस एक अप्रोच होती है। हर गवर्नमेंट में हर फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो इसी तरीके से बताते हैं, रोज़ी पिक्चर जो है वो भी पेश की जाती है और एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ। और यकीनी तौर से अच्छी बात है कि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच हो, लेकिन उसमें जो टारगेट्स हम अपने आदाफ तय करते हैं वो किस हद तक रियलिस्टिक होते हैं, किस हद तक एक एम्बिशियस टारगेट जो है वो रखे जाते हैं और जिन्हें हर साल फिर वो मुकम्मल भी नहीं हो पाते। मेरे ख्याल से 90% ऐसे टारगेट्स हैं जो मुकम्मल नहीं हो पाते, जिनको अबूर नहीं किया जाता। बहरहाल इस पूरी एक्सरसाइज का एक जो मकसद होता है वो यही होता है कि किस तरीके से मुल्क की इकॉनमी को बेहतर किया जाए, किस तरीके से पाकिस्तान जिसमें हमें डॉलर्स की ज़रूरत है और डॉलर्स जो है यकीनी तौर से हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा कर सकते हैं, अपनी रेमिटेंसेस को बढ़ा कर सकते हैं और जो इन्वेस्टमेंट जो एक आप समझ लें कि जो लैंडस्केप है उसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है कि जिसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है वो भी आगे बढ़े और उसकी देखा देखी पाकिस्तान के जो बाहर जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर आएँ, जो FDIs हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो आएँ, बड़ी मल्टीनेशनल पाकिस्तान में आए। CPEC के अंदर हम काम कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान आए। उन सबसे बढ़कर SIFC के अंदर जो इस वक्त प्रोजेक्ट्स है उसके अंदर भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर अगर जो कुल्ली चीज़ बनती है वो ये कि पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है क्या इस उसमें इतनी जान है कि वो डोमेस्टिक या फॉरेन इन्वेस्टर को अपनी जानिब खींच सके। इस एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर हसन दाऊद भट्ट जो कि फॉर्मर CEO रहे हैं KP बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के और फॉर्मर प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे हैं CPEC के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि अल्टीमेट जो एक्सरसाइज होती है पूरी और ख्वाहिश यही होती है, का टारगेट यही होता है कि किसी तरीके से इकॉनमी को डिसिप्लिन किया जाए। आप पाकिस्तान जैसी मईशत जो कि हम इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी समझी जाती है, हम अपनी एक्सपोर्ट्स भी रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके इस काबिल होते हैं कि हम फर्निश गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकें। तो हमारा ये जो इम्बैलेंस है इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट किस तरीके से पाकिस्तान में लेकर आई जा सकती है और जो एग्जिस्टिंग हम अपने प्रोजेक्ट्स लेकर चल रहे हैं, आप समझते हैं कि वो इतने उसमें पावर है, इतनी जान है या इतने कंड्यूसिव माहौल है कि फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में आए? जी बहुत शुक्रिया। आई थिंक कल जो आउटलुक प्रेजेंट की गई और परहैप्स आज जो बजट दिया जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर, आई थिंक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की अपॉर्चुनिटी शायद उनके पास ना हो, बिकॉज IMF प्रोग्राम के अंदर हैं और वहाँ पर अभी हम अब देख रहे हैं कि स्टेबलाइजेशन के प्रोसेस से भी हम बाहर नहीं आए, तो परहैप्स अगला साल भी इसी स्टेबिलिटी और स्टेबलाइजेशन की तरफ हम लेके जाएंगे। लेकिन जो कल के सर एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ड्यूरिंग IMF प्रोग्राम आप स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस होता है और फिर IMF प्रोग्राम से आप निकलते हैं तो फिर आप ग्रोथ की तरफ जाते हैं। जो प्रोग्राम डिज़ाइन होता है वो इसी तरीके से होता है कि आपकी जो लायबिलिटीज़ है उनको किसी तरीके से और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है आपका उसको किसी तरीके से सिक्योर किया जाए। तो IMF की प्रोग्राम से निकलने के बाद हम जब 6% की ग्रोथ पे जाते हैं तो हम अपनी इंपोर्ट्स को खोल देते हैं। इंपोर्ट्स को हम खोल देते हैं तो उसके बाद एक और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, हमें डॉलर की जरूरत पड़ती है, अदायगी का तवाज़ुन जो है वो बुरी तरह बिगड़ जाता है। तो ये एक विशेष साइकिल है जो हर गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि हर 5-6 साल बाद आ जाता है। देखिए, ये सेल्फ क्लेम्ड और सेल्फ प्रोड्यूस साइकिल है जो कि हमें हर साल किसी ना किसी तरह ये मदोजज की जो एफर्ट है हमें स्टेबिलिटी से निकाल के दोबारा इनस्टेबल कर देता है और फिर हम IMF की तरफ देखना शुरू कर देते। आई थिंक हमने कल की जो रिपोर्ट है जो फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट की उसके अंदर बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं जो कि ब्रिज किए जा सकते हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो या लोकल इन्वेस्टमेंट हो या डायस्पोरा आए और हमारी सपोर्ट करे। एक तो जो बहुत ही कंसर्निंग पॉइंट था आई थिंक वो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो मच लेसर देन जो रिक्वायरमेंट थी उससे, स्पेशली वीट, मेज, राइस, ये तो वो इससे एक साल पहले हमारी जो सिचुएशन थी उससे काफ़ी वर्स सिचुएशन में। तो आई थिंक अप टू 30% तक डिक्लाइन हुआ है सर हमारे जो कैश क्रॉप्स हैं उनकी यील्ड में। जी, और स्पेशली ये एक ना सिर्फ यील्ड में हमारा डिक्लाइन आया है, हम ये भी देख रहे हैं कि जो उसकी मैनेजमेंट है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही।
आपने भी बहुत प्रोग्राम्स किए हैं, हम भी बहुत जगहों पे बात कर चुके हैं, सीपेक के प्लेटफॉर्म, चाइनीज इन्वेस्टर, अदरवाइज इन्वेस्टर्स के लिहाज से। इवन आईएफसी इस सिलसिले में बहुत एफर्ट करता रहा है कि हम जो वेयर हाउसेज हैं, जो इनकी मैनेजमेंट है, उसको प्राइवेट सेक्टर के थ्रू या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, पंजाब कुछ एफर्ट भी कर रहा है। लेकिन ओवरऑल हमें नहीं नजर आता कि एक तरफ भीड़ भी कम हो रही है और मैनेजमेंट का भी फुकदान है। तो ये हमारे जो क्राइसिस है ये सेल्फ प्रोड्यूस्ड होते हैं। अगर आपको याद हो कि हमने जब बम्पर क्रॉप हुआ था वीट का, तब हमारे पास क्राइसिस हो गए थे क्योंकि स्टोरेज की जगह नहीं थी। हम्म। तो हमारी जो मेजर प्रॉब्लम है ना, वो क्लियरली लॉन्ग टर्म प्लानिंग की आती है। हम हमेशा शॉर्ट टर्म गवर्नेंस से और बहुत रिलेटेड, गवर्नेंस पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड है हमारी ये प्रॉब्लम सर। पॉलिसी बनाने में तो अल्लाह ने हमें बहुत सलाहियतें दी हुई हैं। हम हर आदमी हमारे मुल्क में पॉलिसी बना सकता है। प्रॉब्लम ये है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं करना चाहता। तो वो जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो वो पॉलिसी दोबारा एक साइकिल की, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, उसके बाद आ जाती। बहरहाल अब जो वो लोग जो कि इन्वेस्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो चाइनीज इन्वेस्टर्स हों जो पाकिस्तान में हैं, या अदरवाइज जो लोग इन्वेस्टमेंट से अप्रोच देख रहे हैं कि किन सेक्टर्स के अंदर लाया जाए, मुझे एग्रीकल्चर के अंदर तो इमीडिएटली रिक्वायरमेंट नजर आती है कि हमें अपनी यील्ड बढ़ानी है। हमें चाइनीज की सपोर्ट को लानी पड़ेगी इसके अंदर, क्योंकि एग्रीकल्चर वाइज चाइना एक ऐसा मुल्क है जो कि ईयर ऑन ईयर इम्प्रूव कर रहा है टेक्नोलॉजी वाइज भी। और ओवरऑल उनकी यील्ड जो है वो तो पत्थर पे भी कुछ ना कुछ उगा लेते हैं। तो आई थिंक हमें उनके साथ जो अपने ताल्लुकात हैं उनको लेवरेज करना होगा। तीसरे दूसरे नहीं या तो तीसरे ग्रीन नंबर ग्रीन पे पाकिस्तान सर, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो था, एग्रीकल्चर इनकलाब की जो बात की जा रही थी, आप उसमें देख रहे हैं कि पोटेंशियल है चाइनीज इन्वेस्टमेंट का, और अगर जी है तो बिल्कुल है। किस हद तक है? जी बहुत ज्यादा है। आई थिंक चाइनीज अभी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव भी लिया था, तकरीबन 1,000 स्टूडेंट्स और जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उनको चाइना भेजा गया था। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही है कि जी पॉलिसी तो आप बना लेते हैं, आपने एससीजीज की पॉलिसी बनाई, एससीजी ने बनाए। आपने टूरिज्म की पॉलिसी बनाते हैं प्रोविंशियल लेवल पे, वो उस पर टूरिज्म जोन्स नहीं आप बना सकते। एग्रीकल्चर की पॉलिसी बनाते हैं, एग्रीकल्चर की यील्ड कम हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कुछ अरसे तक हमें पॉलिसी बनाना छोड़ देना चाहिए और जो बनी हुई पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। देखिए हमारे पास माइनिंग का बहुत अच्छा भी यहाँ पे रिसेंटली एक सर्ज आई है, आप देख रहे हैं एसआईएफसी उसको पुश कर रही है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। हमें इस लेवरेज करने की जरूरत है, हमें टूरिज्म को लेवरेज करनी है, हमने एग्रीकल्चर को लेवरेज करना है। और जो माइनिंग के साइड पे हमने वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट करना है। ये जो इम्पोर्ट लेट एक्सपोर्ट होती है और उसमें फिर अब सब्सिडी कोई फायदा नहीं नहीं है। सर, उस पॉइंट आपने पे मैं आता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट लेड स्पेशली, एक्सपोर्ट के ऊपर मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले जो आपने बात की, माइनिंग की आपने बात की, एग्रीकल्चर की आपने बात की, ये सारे मोस्टली जो है आफ्टर 18th अमेंडमेंट प्रोविंशियल डोमेन में चले गए हैं, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स बन गए हैं। हम प्रोविंशियल टैक्स रेवेन्यू साइड पे टैक्स ऑन सर्विसेज जो प्रोविंस कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो सिंध रेवेन्यू बोर्ड हो, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हो, या केपीके बलूचिस्तान, वो दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। लेकिन जहां पर ये सारी चीजें आती हैं, वहां पे क्या आप समझते हैं कि प्रोविंस के अंदर कैपेसिटी, फेडरल की तो हम बात करते हैं, लेकिन प्रोविंसेस जो हैं उनके अंदर भी इतना कैपेसिटी कंस्ट्रेन है कि वो अपनी पॉलिसीज जो है वो इन्फोर्स नहीं कर पाते? देखिए एक तो हार्मनी की जरूरत है। हमारे जो प्रोविंस और जो फेडरल गवर्नमेंट है, इनकी हार्मनी आपस में इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनिशिएटिव बहुत जरूरी है। और हमारे लिए हम देख रहे हैं, अगर आप 18 अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें एजुकेशन, एग्रीकल्चर, टूरिज्म डिवॉल्व हुए, तो क्या उसमें इम्प्रूवमेंट आई है? क्या हमारी एजुकेशन का जो लेवल है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में कमी आ रही है या बतदरीज इजाफा ही हो रहा है? क्या ओवरऑल, वैसे तो आप देखते हैं कि रिसोर्सेज का बेइंतहा इस्तेमाल है प्रोविंसेस के अंदर, गाड़ियां भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनता है, लेकिन एक्चुअली जो उसका इम्पैक्ट होता है वो नहीं आता। तो मेरा ख्याल है हम कि हम इसको हम कन्वर्ट, देखेंगे ना, हम आज अगस्त में बजट प्रॉब्ली, स्पेंडिंग, सर बजट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन 1% हार्डली। ये क्या है? प्रोविंस भी कुछ भी नहीं कर रहे, फिर अगर ये उसकी स्पेंडिंग वजह होगी ये बजट है, की तो उसकी शायद वजह प्रोविंस ये है भी कि कुछ नहीं कर रहे। जी तो क्या प्रोविंस पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? ये तो नहीं हम कह सकते ना कि हमने डिवॉल्व कर दिया और प्रोविंसेस को दे दिया, अब उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो भी हम्म। पाकिस्तान का उतना ही हिस्सा है। और पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन और स्किल्स अगर बढ़ेंगे तो नेचुरली हम, और स्किल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो आई थिंक कि हमारा जो सर्विसेज सेक्टर है, स्पेशली आईटी की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, बतदरीज बढ़ रही है। हमें यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स को इम्प्रूव करना होगा। हमें बुनियादी
जो आईटी स्किल्स हैं और एआई और नीश एरियाज में जो आईटी स्किल्स हैं उसको बढ़ाना होगा। और ये भी एक एरिया है जहाँ के अंदर इन्वेस्टमेंट आ सकती है। प्रॉब्लम आपका ये है सर कि आपने जब पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वेस्टमेंट के साथ डील करती हैं वहाँ पर नॉवेल्टी या रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है ना वो बहुत कम है और इसकी कैपेसिटी नहीं है। जब नया आइडिया आता है तो रिस्क भी अपने साथ लाता है। लेकिन आप वहाँ पे शॉर्ट एनालिसिस कर लें, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट देखें और उसके बाद फिर आगे ले जाए। मेरे नज़दीक अगर आपने इस साल, अगर हम बात कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर में, तो आपने बिल्कुल एक रोड मैप ना दिया कि प्राइवेट सेक्टर किस तरह इन्वेस्ट कर सकता है स्टोरेजिंग में। और अगर सप्लाई चेन आपने में। ये मिडिल मैन का रोल अगर आपने निकालना है और अगर आपने ब्राइट स्पॉट देना है एग्रीकल्चर को, तो फिर आई थिंक ये है। सिमिलरली आपने अगर इम्प्रूव करनी है अपने माइनिंग सेक्टर को, तो फिर प्राइवेट सेक्टर को इम्प्रूव आने दें उसके अंदर। उसको फिर सिक्योरिटी की लेंस से ना देखें कि बलूचिस्तान और केपी में जब वो जाएंगे तो क्या होगा। उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें लेकिन उनके आने को इनकरेज करें, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो या लोकल इन्वेस्टमेंट हो। सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग, आपके पास हायर रूबा का इतना ज़बरदस्त एससीजी का एग्जाम्पल था सीपेक से पहले, और उसी तरह के आप प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करें। हम डरते रहते हैं कि आईएमएफ शायद एससीजी से रोक रहा है, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में कमी आ रही है। तो आपने देखें, अगर ग्रोथ की तरफ जाना है तो ग्रोथ का क्या मकसद होता है? ग्रोथ का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों के लिए, मैं लेमैन की तरह बात करूँ, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, तो मेरे लिए तो ग्रोथ का मतलब ये है कि मेरे बच्चों को नौकरी मिले और मेरे टेबल पे खाना हो। और ये दो ही तरीकों से हो सकते हैं। खाने के लिए आपने एग्रीकल्चर की अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डाइवर्सिफाई भी करना है, ज़्यादा करना है। ऐसा ना हो कि कल को आप एक्सपोर्ट करें तो यहाँ पर इन्फ्लेशन आ जाए उसकी वजह से। सिमिलरली सर आपने लार्ज आप तो स्केल बड़ी आइडियल मैन्युफैक्चरिंग को आइडियल बढ़ाना है ताकि कंडीशन की बात एम्प्लॉयमेंट कर हो। रहे हैं डॉक्टर साहब, आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं। यहाँ तो फूड सर तो सिक्योरिटी जो आज है, आपने, फूड देखिए सिक्योरिटी यहाँ आज के पर दिन आप स्टेट के देखेंगे। ऊपर लगी हुई है सर। फूड सिक्योरिटी एक सो कॉल्ड ग़िज़ाई मुल्क में, एग्रीकल्चर इकोनॉमी के अंदर जो हमारी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ है वही स्टेट के ऊपर लगा हुआ है एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस में। तो सर इमरान भाई, फिर इसको किसने करना है? आपने, मैंने और गवर्नमेंट नहीं करना है ना। मतलब अगर गवर्नमेंट ये देख रही है, और ये एक मुझे तो हैरानगी होती है कि साल बाद हमें नजर आता है कि हमारी क्रॉप्स कम हो गई। प्लानिंग डिवीजन का क्या काम है? प्लानिंग डिवीजन का यही काम है ना कि वो देखें कि किसी चीज़ में 6 मंथ्स टारगेट्स अपने रखें, उसके मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन करें। किसी सेक्टर के अंदर डिक्लाइन आ रहा है तो इमीडिएटली रिलीफ प्रोवाइड करें वहां पर। यहाँ पर आपको नजर आता है किसान अंडर प्रेशर है। तो मैं जो अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ वो इसलिए करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी भी टाइम है कि हम ऐसे मेयर्स लेके इसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ बिठा के कुछ स्टेप्स ले लें। हमारे चेम्बर्स हैं, एग्रीकल्चर किसान की कम्युनिटी के लोग हैं, उनके साथ बैठें और एग्रीकल्चर, माइनिंग, टूरिज्म और लाइट स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इससे ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं, कैपेसिटी नहीं है और इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती। इन्वेस्टमेंट एब्जॉर्ब करने की भी एक सर्टन कैपेसिटी होती है किसी भी मुल्क की, उससे ज़्यादा हमारी नहीं है। आपको पता ही है, आप खुद इस पर कई प्रोग्राम कर चुके हैं। प्रोविंशियल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की क्या कैपेसिटी है कि वो आगे जाकर नए आइडियाज़ ला सकें? तो जो पुराने हैं उनको ही स्ट्रेंथन करें। हमारे पास जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं जो हमें पता है कि बहुत सेंसिटिव है, इवन कॉटन भी आप उससे देख लें, अगर आप इंपोर्ट करते रहेंगे तो फिर आप कहेंगे कि हम डेफिसिट की तरफ जा रहे हैं। सो आपने जिन प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना है प्लीज़ उनको इंसेंटिवाइज करें उनको। इसी तरह आपने ग्रीन पाकिस्तान की बात की, तो ग्रीन पाकिस्तान के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी है तो उसको इंसेंटिवाइज करें, लोगों को इस्तेमाल करने दें। ये जो एक तो हम इकोनॉमी वाइज बूम एंड बस्ट साइकिल में जाते हैं, इसी तरह हम एनर्जी वाइज भी बूम एंड बस्ट साइकिल में जाते हैं। हर साल बाद आईजी साहब आ जाता है और वो कहते हैं पिछला डाटा सेट गलत था, अगले डाटा सेट के लिए हम नई तैयारी करेंगे, हमें जो एनर्जी है वाफिर होगी है क्योंकि रूफ टॉप सोलराइजेशन होगी। ये कैसे हो जाता है? मतलब क्या लोगों को नहीं नजर आ रहा होता कि अगर रूफ टॉप सोलराइजेशन हो जाएगी तो उसके नतीजे में क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट रहेगा? और इवेंचुअली अगर आपने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ानी और आपको अपनी एनर्जी की फिक्र इसलिए कि रूफ टॉप सोलराइजेशन होगी, तो फिर आप कभी भी ग्रोथ की तरफ नहीं जा सकते। एटलीस्ट जो ठीक। की मिनिस्टर्स हैं, प्लानिंग मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एनर्जी के मिनिस्टर और इवन बिस्प के जो क्योंकि सोशल सेक्टर भी इम्पोर्टेंट है, अपनी अप्रोच को तो एग्रेसिव रखें ठीक ना। है, इतनी यानी ज्यादा हमें डर एक डर के अगर काम एग्रेसिव करेंगे। अप्रोच के साथ सही डायरेक्शन जो है उसका इंतखाब करना होगा। मजीद पॉलिसीज ना बनाएं, जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं उन्हीं के ऊपर
जो खुलूस नीयत से एक इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आ जाएं, उनको पूरा करें, देन उसके बाद एक इंच आगे बढ़ेगा, मईशत एक एक इंच आगे बढ़ेगी और वो भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर हसन दाऊद भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ कैपिटल मार्केट्स के हवाले से भी बात करेंगे कि वहाँ पे आने वाला बजट किस तरह से देखा जा रहा है, क्या वहाँ पर बातें हो रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।